So branch accounting is the topic. Let's first of all understand the concept of branch. कि branch का concept क्या है, branch business है क्या। देखिए, जब भी बिजनेस को एक्सप्लोर करने की बात आती है, जब भी बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात आती है, तो बिजनेस का एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है कि कहीं एक जगह बिजनेस कर रहे होते हैं, उसको और नंबर ऑफ प्लेसेस पे क्या कर दे, ऑपरेट कर ले, उसको और नंबर ऑफ प्लेसेस पे स्टार्ट कर ले। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच क्या है, एक ही एक्टिविटी को, एक ही जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे करना, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करना क्या है, ब्रांच। ठीक है, कि मान लीजिए मैं यहाँ कोटा के तलवंडी में जो काम कर रहा हूं, उसी सेम को मैं कोटा के स्टेशन एरिया में भी कर लूं, मैं कोटा के और किसी एरिया में भी कर लूं। ठीक है, तो विद इन द सिटी भी हो सकती है ब्रांच। मैं कोटा से बाहर किसी दूसरी सिटी में कर लूं, राजस्थान के अंदर कहीं पे भी कर लूं, तो ब्रांच विद इन द स्टेट भी हो सकती है। मैं इसी काम को किसी दूसरे स्टेट की दूसरी सिटी में भी कर लूं, तो विद इन द कंट्री भी हो सकती है। मैं इसी काम को आउटसाइड इंडिया कहीं कर लूं, तो पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पे भी काम किया जा सकता है, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो जब भी बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात होती है तो ब्रांच कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले ये समझे कि ब्रांच कॉन्सेप्ट चलता कैसे है, कि एक ही वर्किंग जब अलग अलग जगह पे किया जाए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच बिजनेस। और ब्रांच का कोई क्राइटेरिया नहीं है, विद इन द सिटी भी हो सकती है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, विद इन द स्टेट भी हो सकती है, विद इन द कंट्री भी हो सकती है, अराउंड द वर्ल्ड भी हो सकती है। आप सुनते ना एमएनसी बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी। क्या है मल्टीनेशनल कंपनी, कि उनकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैली हुई है, इसलिए उसको बोल दिया क्या, मल्टीनेशनल कंपनी। राइट, तो देखिए ब्रांच की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक सेम बिजनेस एक्टिविटी carried on at different places. ठीक है, अब आप देखो इसमें मेन यही है कि सेम बिजनेस एक्टिविटी एक ही अलग अलग प्लेसेस पे की जा रही है ना। बिग बाजार है, बिग बाजार पूरे इंडिया में, आप किसी भी बिग बाजार में जाओ एक ही जैसा नजर आएगा, बट छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी बिग बाजार में जो एक्टिविटी हो रही है सब जगह वही हो रही है। ठीक है, तो दैट इज द ब्रांच कॉन्सेप्ट। अब ब्रांच अकाउंटिंग क्यों पढ़ी जाती है ना, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। चैप्टर हर केस में मैं कहता हूं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, होना चाहिए कि पढ़ क्यों नहीं। तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एज ए बिजनेस ओनर आई वांटेड टू नो whether my all the individual branches are running in profit or not। कि हो सकता है वो पूरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो लेकिन कोई ब्रांच लॉस में चल रही हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू नो और टू फाइंड आउट, टू नो ब्रांच वाइज रिजल्ट। कौन से रिजल्ट, ब्रांच वाइज रिजल्ट, कि ब्रांच वाइज हमें रिजल्ट पता चले कि इस ब्रांच का इतना प्रॉफिट हुआ, इस ब्रांच का इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा, लेकिन ब्रांच वाइज रिजल्ट फाइंड आउट करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे। ठीक है, ब्रांच को जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ब्रांच के अलग अलग टाइप बनाए गए हैं। 3 कैटेगरी में ब्रांच को डिवाइड किया गया है। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और एक है
foreign branch. Dependent branch, independent branch, foreign branch. Now डिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट क्या, फॉरेन क्या, नाम से लग रहा है डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए ब्रांच के केस में एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा आपको। जब भी हम ब्रांच बिजनेस की बात करते हैं तो ब्रांचेस के केस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड ऑफिस। कि जब भी आप ब्रांच की बात कर रहे हो तो हर ब्रांच का, सारी ब्रांचेस का कोई एक बॉस होगा, एक काका जी होगा। वो बॉस और काका जी कौन होगा? हेड ऑफिस। तो जब भी आप ब्रांच बिजनेस की बात करते हो तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफिस। कि ब्रांच है तो हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस वो कंट्रोलिंग पावर है, वो कंट्रोलिंग यूनिट है जो सारी ब्रांचेस को संभालती है, जो सारी ब्रांचेस को हैंडल करती है ना। सारी ब्रांचेस का बॉस एक और हेड ऑफिस। ठीक है, तो एक हेड ऑफिस का कॉन्सेप्ट ऑलवेज होगा। जब भी ब्रांच होगी तो कोई ना कोई क्या होगा? हेड ऑफिस होगा, जो सारी ब्रांचेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होगा। राइट, अब आते हैं ब्रांच के टाइप पे कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच जो 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस के ऊपर। डिपेंडेंट ब्रांच जो 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? उसकी परचेजिंग हेड ऑफिस करता है, उसके एक्सपेंडिचर को मीट आउट हेड ऑफिस करता है, एक्सपेंडिचर का पेमेंट करता है तो पैसा कौन देता है? हेड ऑफिस देता है। ठीक है, यहां तक कि सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी अकाउंटिंग भी कौन करता है? हेड ऑफिस। ये ऐसी ब्रांच होती है जिसको ज्यादा राइट्स नहीं होते, जिसको ज्यादा राइट्स नहीं होते। ये ऐसी ब्रांच होती है जो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, एक ऑर्डर पे काम करती है। ठीक है, किस ऑर्डर पे? कि मैं हेड ऑफिस ने जो कह दिया मुझे वो करना है। ज्यादातर ये सब ब्रांचेस सेलिंग ब्रांच होती है कि भैया इनको तो कहा जाता है कि तुम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करो और जो पैसा इकट्ठा हो वो हेड ऑफिस को भिजवा देना। बाकी इनका सारा काम हेड ऑफिस करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? परचेजिंग हेड ऑफिस करेगा, इनके एक्सपेंसेस पेड हेड ऑफिस करेगा, इनको ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते, इनका काम है गुड्स सेल करो, दैट्स इट, और पैसा हेड ऑफिस को पहुंचाते रहो। तो सोचो ना, कोई ब्रांच जो विद इन द सिटी होगी, आज मान लीजिए मैं एक जगह पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्लासेस रन कर रहा हूँ, और कोटा सिटी में मैं कहीं दूसरी जगह पे भी क्लासेस स्टार्ट कर दूं, तो क्या होगा? उसकी कंट्रोलिंग, क्योंकि कोटा सिटी में मैं तो यहीं से कर लूंगा, वहां जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी सैलरी यहाँ से पे कर दूंगा, रेंट पे कर दूंगा, नोट्स यहाँ से भेज दूंगा, बस वहां तो लेक्चर डिलीवर करना है, फीस कलेक्ट करनी है और वो फीस यहाँ रेमिट हो जाएगी। तो डिपेंडेंट ब्रांच जहां पे ज्यादा राइट्स नहीं होती, ठीक है, वहां से उनको एक सेट इंस्ट्रक्शन पे क्या करना होता है? काम करना होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। राइट, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच, नाम से लग रहा है एक ऐसी ब्रांच जिसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ज्यादा राइट दिए हुए हैं, जो अपनी परचेजिंग खुद कर सकती है, जो अपने एक्सपेंसेस खुद पे कर सकती है, इवन जो अपनी अकाउंटिंग भी खुद कर सकती है। वो कौन सी ब्रांच हो गई? इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई। ठीक है, फिर एक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में फॉरेन ब्रांच की, जो इंडिया के बाहर है, जो जिस कंट्री में हेड ऑफिस ऑपरेट कर रहा है उसकी किसी अलग कंट्री में अगर ब्रांच ऑपरेट होती है तो वो कौन सी ब्रांच हो गई? फॉरेन ब्रांच हो गई। फॉरेन ब्रांच भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है। बहुत से लोग ऐसे भी समझा देते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच दो तरह की होती है, इनलैंड, इनलैंड मतलब विद इन द कंट्री, और फॉरेन, या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब ये कंट्री के अंदर वाली, और फॉरेन ब्रांच भी इंडिपेंडेंट ही ब्रांच है लेकिन वो कंट्री के बाहर है, तो उसको ऐसे लिख दिया, कैसे भी मान लो। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। राइट, बीकॉम लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिपेंडेंट ब्रांच। अगर मैं एग्जाम के और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं अगर पुराना ट्रेंड पे बात करूं, तो ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच के लिए एक बात अपने दिमाग से कभी भी मत निकालना, क्या? कि डिपेंडेंट ब्रांच की इवन अकाउंटिंग भी कौन करता है?
हेड ऑफिस करता है। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग भी कौन करता है? हेड ऑफिस। और हमारा मतलब तो अकाउंटिंग से ही है, इसका मतलब डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अभी कुछ भी पढ़ेंगे और कुछ भी करेंगे तो किसकी बुक्स में होगा? हेड ऑफिस की बुक में। डिपेंडेंट ब्रांच की अलग से अपनी कोई अकाउंटिंग बुक्स नहीं बनती है। जो भी काम करेगा कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा, क्योंकि वो 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में हमने सबसे मेन पॉइंट जो हमने कहा कि वो पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी सारी अकाउंटिंग भी कौन करता है? हेड ऑफिस। उसकी सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, उसकी सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में रखी जाती है। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच की अपनी कोई अकाउंटिंग बुक्स नहीं होती। द कंप्लीट अकाउंटिंग इज केप्ट एट हेड ऑफिस। ठीक है, तो इसके अलग अलग मेथड हम पढ़ेंगे। अब वही है ब्रांच का मेन ऑब्जेक्टिव, पहले बता दिया आपको ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाने का, कि ब्रांच का प्रॉफिट निकालना। कि अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो मैं जानना चाहूंगा मेरी जो भी ब्रांच है वो प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके कुछ अलग अलग मेथड होते हैं। उसमें पहला मेथड होता है डेटर मेथड। ओके, नाम से लग रहा है डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे आपको पैसा लेना होता है। डेटर का अकाउंट आप कैसे मेंटेन करते हो? कि उससे पैसा लेना है, उसके लिए आपने कुछ भी किया है, सेल किया है, आपने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो भी आपको पैसा लेना है आप उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हो। तो डेटर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी पैसा अगर हमें उससे लेना है तो डेबिट करते हैं, और कोई भी पैसा उससे मिल जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच की अकाउंटिंग रखने के लिए ब्रांच को अपने डेटर की तरह ट्रीट कर लेता है, क्योंकि ब्रांच पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो मान लेता है कि जैसे ब्रांच मेरी कौन है? डेटर है। जो भी हेड ऑफिस कर रहा है ब्रांच के लिए, हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट कर देता है। जो पैसा वगैरह वहां से आता है तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट कर देता है। ठीक है, अब क्योंकि सारा काम ब्रांच के लिए हेड ऑफिस कर रहा है, उसकी परचेजिंग भी हेड ऑफिस कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच होती है, डिपेंडेंट जो ब्रांच होती है, वो अपना गुड्स खुद नहीं खरीदती। हेड ऑफिस गुड्स परचेज करता है, और हेड ऑफिस गुड्स परचेज करके किसको देता है? ब्रांच को हैंड ओवर करता है, ब्रांच को सेंड करता है। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है तो दो तरीके से देता है। या तो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स दे देगा कॉस्ट प्राइस पे, मतलब मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने कोई 10 रुपीज का गुड्स खरीदा और 10 रुपीज की वैल्यू पे ही ब्रांच को दे दिया, वो तो नॉर्मल है। या कभी कभी हेड ऑफिस क्या करता है, जब ब्रांच को अपना गुड्स सप्लाई करता है, जब ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है, सेंड करता है, तो मार्केट प्राइस पे कर देता है। तो दोनों सिचुएशन देखेंगे कि हेड ऑफिस गुड्स को ट्रांसफर जो करता है ब्रांच को, या तो वो कॉस्ट पे करता है तो क्या रिकॉर्डिंग में डिफरेंस आएगा, और मार्केट प्राइस पे करेगा, मतलब एक ऐसे प्राइस पे करेगा जिसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के देगा, सेलिंग प्राइस पे करेगा। तो अकाउंटिंग में कहां डिफरेंस आएगा? ठीक है, देखते हैं। जितनी ब्रांचेज होगी डिपेंडेंट ब्रांच, सबके लिए हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट के नाम से बना लेगा। मान लीजिए कोटा में हेड ऑफिस है और उसकी जयपुर में, उदयपुर में और अलग अलग जगह पे ब्रांच है, तो हर ब्रांच का एक सेपरेट उसके नाम से अकाउंट बन जाएगा। जयपुर ब्रांच अकाउंट, उदयपुर ब्रांच अकाउंट, जोधपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो वही ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा वो हमने देखा। ये कहने को पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ब्रांच के नाम से बन रहा है, लेकिन आप देखिएगा एक बहुत अलग तरह का अकाउंट है, जो कि पर्सनल अकाउंट होते हुए भी आप इससे क्या निकाल रहे हो? ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि हमारा टारगेट है ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकालना। तो एक बहुत डिफरेंट तरह का अकाउंट है जो अभी तक हमने नहीं बनाया। कभी हमने पर्सनल अकाउंट से प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला। डेटर मेथड है, ब्रांच को डेटर मान रहे हैं, तो एक तरह का पर्सनल अकाउंट हुआ। तो एक अलग तरह का अकाउंट है
ओके, ब्रांच के नेम से अकाउंट बन रहा है, बट इससे प्रॉफिट लॉस भी निकल रहा है, ब्रांच के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए कैसे, सबसे पहले शुरुआत होगी, सबसे पहले अकाउंट ओपन किए जाएंगे ब्रांच की जो भी एसेट्स है। जनरली ऐसा माना जाता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच की लायबिलिटी तो कुछ होगी नहीं, क्यों? अरे हेड ऑफिस ने इन ब्रांचेस को कोई अधिकार नहीं दे रखे हैं, हेड ऑफिस ने इन ब्रांचेस को कोई राइट्स तो दे नहीं रखे हैं। जब राइट्स ही नहीं दे रखे, परचेज के राइट नहीं दे रखे, एक्सपेंसेस के राइट नहीं दे रखे, तो ऐसी ब्रांचेस की लायबिलिटी कहां से होगी? नहीं होगी। अच्छा, उसकी एसेट वैसेट भी परचेज करने का काम किससे किया होगा? हेड ऑफिस ने ही किया होगा। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते हैं? हेड ऑफिस क्या लिखता है? हर साल अकाउंटिंग हुई, हर साल होती है, एवरी ईयर जब वो ब्रांच की अकाउंटिंग करना शुरू करेगा, इस मेथड में जब वो ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, तो सबसे पहले मान ले कि ब्रांच को एसेट्स भी किसने दी होगी? हेड ऑफिस ने। तो जितनी भी ब्रांच की एसेट है उसके नाम लिख देगा। मैंने बस स्टॉक को अलग कर दिया, बाकी ब्रांच के डेटर हो गए, ब्रांच की मशीन हो गई, फर्नीचर हो गई, जितने भी ब्रांच के एसेट्स हैं, ओके, ये माना कि वो एसेट हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या किए? प्रोवाइड किए। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में उनको डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब इतना पैसा ब्रांच से लेना है ना, डेटर की तरह सोच रहे हैं। आप सोचो, आप अपने डेटर को कुछ भी दोगे तो क्या करोगे? उसका अकाउंट डेबिट करोगे। तो इसको अकाउंट ओपन करना भी बोल सकते हो। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, वैसे समझ लो कि ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के अलावा बहुत सारी बाकी भी एसेट लिखी। मैंने आपको कहा एक अजीब सा अलग तरह का अकाउंट है। आपने कभी भी रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम को एक अकाउंट में नहीं लिखा। अब ये एसेट वगैरह तो कैपिटल आइटम है, ठीक है, तो एक अलग तरह का अकाउंट है। इसलिए उसी एंगल से जरा इसको सोचना कि सबसे पहला काम क्या किया है ब्रांच अकाउंट में? सबसे पहले ओपनिंग एसेट लिखी कि जितनी भी एसेट है ब्रांच की, ऑब्वियसली उसका मालिक कौन है? हेड ऑफिस। उसके लिए पैसा किसने इन्वेस्ट किया होगा? हेड ऑफिस ने। तो जितनी भी एसेट के साथ ब्रांच काम कर रही है, सबसे पहले हेड ऑफिस ने उन सारी एसेट की वैल्यू को ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर दिया, इतना मुझे ब्रांच से लेना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, चलो ओपनिंग एसेट का बैलेंस, फाइन। उसके बाद हेड ऑफिस गुड्स देगा, हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को। तो जब हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को सेंड करेगा, तो फिर जितना गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया, जितना गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया, उतने अमाउंट से वो ब्रांच अकाउंट को और क्या कर देगा? डेबिट कर देगा कि ब्रांच से पैसा लेना है, तो एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच रिसीवर हो गई, और अपने एक अकाउंट ओपन कर देगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। भाई सीधी सी बात है ना, परचेज किसने किया होगा? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस अपनी परचेज में से गुड्स देगा, जैसे मैं खरीद रहा हूँ गुड्स और मेरे को ब्रांच को देना है, तो मेरी परचेज में से जाएगा। अब टू परचेज करने की जगह एक नया अकाउंट खुल गया, कौन सा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करता है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो उस अमाउंट से भी ब्रांच को क्या बना लिया? डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया, मतलब ये सारा अमाउंट बता रहा है कितना कितना ब्रांच से लेना है। फिर ब्रांच का कोई खर्चा करना है, हमने कहा खर्चा भी कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो खर्चा कर रहा है तो फिर क्या एंट्री कर देगा? किसकी पॉकेट में पैसा जा रहा है? हेड ऑफिस की पॉकेट से। खर्चा किसका है? ब्रांच का है। तो पैसा किससे लेना है? ब्रांच से। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट क्योंकि ब्रांच से पैसा लेना है, टू कैश अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस है उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो ये तो हेड ऑफिस ने डेबिट कर दिया उन आइटम से जो उससे दिख रहा है कि मुझे ब्रांच से लेना है, ठीक है। इसी तरह कभी हो सकता है ब्रांच कुछ गुड्स रिटर्न कर दे, तो गुड्स सेंड किया था तो क्या एंट्री की? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। सीधी सी बात है कि भाई हम वही, आप ऐसे मान लो ना, डेटर को सेल करते हो तो डेबिट करते हो, और सेल रिटर्न होता है तो डेटर का अकाउंट कम करते हो कि नहीं करते हो, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैंने कहा बड़ा अजीब अकाउंट है, या कोई सेल वेल की एंट्री नहीं दिख रहे हो आप।
कि हेड ऑफिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि ब्रांच क्या कर रही है। हेड ऑफिस इसमें सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जैसे आपके कस्टमर का जो आप अकाउंट बनाते हो, नॉर्मल डेटर का जो अकाउंट बनाते हो, आप अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो या डेटर जो कर रहा है, डेटर कितने की सेल कर रहा है अपनी, उसको रिकॉर्ड करते हो कभी? डेटर का बैलेंस कितना हुआ उसको रिकॉर्ड करते हो कभी? डेटर ने कितना खर्चा किया उसको रिकॉर्ड करते हो कभी? नहीं करते। हमारे अपने से मतलब होता है हमने कितना सेल किया, हमने उसके लिए कितना खर्चा किया, हमें कितना इंटरेस्ट उससे लेना है, हमारे पास कितना रिटर्न आ गया, हमें कितना उसने पेमेंट कर दिया। तो देखिए ये अलग अकाउंट है जिसमें सेल रिकॉर्ड नहीं होगी, ब्रांच का कोई ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें कभी भी नहीं भूलना कि ये अकाउंट आप कहां बना रहे हो, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। बुक्स किसकी है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस या ब्रांच की सेल को रिकॉर्ड नहीं करता। हेड ऑफिस को ब्रांच की सेल से मतलब नहीं है कि ब्रांच ने सेल कितनी की। हेड ऑफिस को मतलब है ब्रांच से रोकड़ा कितना आया। हेड ऑफिस को मतलब है ब्रांच से पैसा कितना आया, राइट? उसे बोलते हैं रेमिटेंस। कि मैंने आपको कहा था इस ब्रांच को ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए, इस ब्रांच को ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए। इस ब्रांच का काम होगा कि गुड्स को सेल करें, सर्विसेज को सेल करें, पैसा इकट्ठा करें और पैसा किसको दे दे? हेड ऑफिस को दे दे। तो हेड ऑफिस यहाँ पे ब्रांच की सेल को रिकॉर्ड नहीं करता। हेड ऑफिस इज नॉट कंसर्न अबाउट ब्रांच सेल। रिकॉर्ड किसको करता है? उसको ब्रांच से पैसा कितना रेमिट हुआ। तो हेड ऑफिस का मतलब सिर्फ रेमिटेंस से होता है। उधर ब्रांच क्या करती है, जो पैसा इकट्ठा होता जाता है उसको हेड ऑफिस को क्या कर देती है? रेमिट कर देती है, भेजती रहती है। तो यहाँ 100% हेड ऑफिस का जो कंसर्न है वो सिर्फ किससे होता है? रेमिटेंस से। ठीक है, रेमिटेंस आ गई। और फिर इधर एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा था। ये माना था कि जितनी एसेट है वो पैसा हेड ऑफिस को ब्रांच से लेना है। अब जो भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो मान लीजिए ओपनिंग एसेट 1 लाख की रही, आप सुनिएगा, और क्लोजिंग एसेट की वैल्यू 90 रही। तो इसका मतलब इस साल 10,000 की एसेट खर्च हुई, वो 10,000 रुपीज हमें ब्रांच से लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ओपनिंग एसेट सारी लिखी, क्लोजिंग एसेट फिर यहाँ लिख देंगे सारी, और इस अकाउंट का डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस आएगा ब्रांच का। इस अकाउंट का डिफरेंस ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस होगा। कोई क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो लॉस, दोनों में से कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और आप देखिएगा उस प्रॉफिट लॉस को कहां ट्रांसफर किया है मैंने, क्या लिखा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? इट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो किसका प्रॉफिट है? ब्रांच प्रॉफिट इज रिलेटेड टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ये जो भी प्रॉफिट लॉस है इसको अपने पेन, अच्छा बुक्स भी हेड ऑफिस की बन रही है, तो हेड ऑफिस ये जो भी प्रॉफिट लॉस है इसको अपने P&L अकाउंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर लेगा? ट्रांसफर कर लेगा। इसलिए जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस। देखिए अब कुछ चीजों को समझे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर परचेज रिकॉर्ड कर नहीं रहे, सेल रिकॉर्ड कर नहीं रहे, फिर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है? तो देखिए जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, वो एक तरह से ब्रांच की परचेज ही तो हो गई। अरे क्योंकि ओरिजिनल परचेज तो किसने की है? हेड ऑफिस को। ब्रांच तो प्रॉफिट उस पर कमाएगी ना, किस पे? जो गुड्स ब्रांच को मिला होगा या जो गुड्स ब्रांच के पास पहले से पड़ा होगा, तो उन दोनों को लिख दिया ना। आप इमेजिन करना जरा, आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ के आते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखते हो,
क्योंकि ये माना जाता है कि वो ओपनिंग स्टॉक में जितना गुड्स पड़ा है और वो जो गुड्स जितना खरीदा है वही ऐसा गुड्स है जो ड्यूरिंग द ईयर सेल होगा। तो ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक आ गया और ये ब्रांच की एक तरह से आप परचेज बोल सकते हो, क्योंकि हेड ऑफिस जितना गुड्स देगा ब्रांच को वही तो ब्रांच सेल करेगी। तो एक तरह से ब्रांच की परचेज वाली चीज है। चलो आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है सर, समझ में आ गया परचेज का कॉन्सेप्ट, तो कि यही वो गुड्स है जो हेड ऑफिस मार्केट सॉरी ब्रांच मार्केट में सेल करेगी। लेकिन सर सेल के बिना प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल तो रिकॉर्ड ही नहीं की, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की। सेल की जगह हमने रिकॉर्ड किया रेमिटेंस। हमने कहा हेड ऑफिस को ब्रांच के ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि ब्रांच अपने लेवल पे क्या कर रही है। हेड ऑफिस अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। हेड ऑफिस को सिर्फ ये मतलब है कि मुझे ब्रांच से पैसा कितना मिला, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। अच्छा आप सोचना जरा कि ब्रांच पैसा देगी कहां से, ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम नोट्स, जिसको मैं बोल लूं। पहली बात रेमिटेंस। रेमिटेंस आएगी कहां से? हेड ऑफिस कहां से देगी पैसा? सेल से। तो रेमिटेंस का फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हो सकता है अभी आप जब आगे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो रेमिटेंस क्वेश्चन में गायब कर दे, तो जितनी भी ब्रांच में क्या की होगी, जितनी भी सेल्स की होगी और जो उनका कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया होगा उसी से रेमिटेंस निकलेगी। रेमिटेंस इज कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। समझ में आया? अब सुनिए कि सेल रिकॉर्ड नहीं होने के बाद भी प्रॉफिट लॉस कैसे निकल रहा है। सुनिएगा, हमने यहां सेल को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे, थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करोगे, तो आप देखोगे कि यहां सेल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है। सेल हो रही है या रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है? कैसे देखना, सेल कैसे रिकॉर्ड हो रही है। देखो आप एक नॉर्मल डेटर का अकाउंट जरा इमेजिन करना, एक नॉर्मल डेटर का अकाउंट इमेजिन करना। डेटर का अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग डेटर आते हैं, ठीक है, फिर सेल्स आती है, जो भी डेटर को आप सेल करते हो, फिर वो जो कैश पेमेंट करता है वो आता है, फिर कोई डिस्काउंट वगैरह होता है वो आता है, डिस्काउंट बैड डेट जो भी है, और फिर क्लोजिंग डेटर आते हैं। ये होता है कि डेटर का अकाउंट, एक नॉर्मल डेटर का अकाउंट इमेजिन करना। अब आप सुनो, ये ब्रांच एसेट में ओपनिंग डेटर आ गए होंगे, ध्यान से सुनना। ब्रांच एसेट में क्या आ गए होंगे? ओपनिंग डेटर। ये ओपनिंग डेटर का काम हो गया। डेटर से कितना कैश मिला वो इसमें आ गया, क्योंकि भैया ये कैश रेमिटेंस इसी से बनी होगी, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये इसका भी काम हो गया। डिस्काउंट बैड डेट की कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस सेल से रिलेटेड या ब्रांच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्काउंट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, बैड डेट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। कैसे कि आपने यहाँ क्लोजिंग डेटर लिखा होगा, क्लोजिंग डेटर 10,000 बचना था, उसकी जगह 9,000 बचा, 1,000 रुपए का डिस्काउंट और बैड डेट दे दिया, तो आप यह क्लोजिंग एसेट में 9,000 के डेटर लिखोगे। इसका मतलब डेटर जो आपने लिखा है वो ऑलरेडी रिड्यूस होके आया है बैड डेट्स और डिस्काउंट से। तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है कि डेटर जितना होना चाहिए था अगर आप उससे कम लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट और बैड डेट्स भी रिकॉर्ड हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है भाई? बैलेंसिंग फिगर होती है सेल्स। तो सेल्स अपने आप रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आज तक आपने प्रॉफिट का ऐसा भी अकाउंट नहीं बनाया जिसमें आपने डेटर के बैलेंस लिखे हो। प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक तरफ परचेज और एक तरफ सेल लिखते थे, डेटर कभी नहीं लिखते थे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कभी नहीं लिखते थे। तो ये इनडायरेक्ट अकाउंट हो गया। जो पॉइंट मैंने रेस किया उसको फिर सोचना कि ओपनिंग डेटर इधर आ गया, कैश कलेक्शन इधर आ गया, क्लोजिंग डेटर इधर आ गया, तो डिफरेंस क्या बचा? सेल्स। तो कहीं ना कहीं सेल की रिकॉर्डिंग हो गई है ऑटोमेटिकली।
बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती है। कैसे, और बताता हूं कैसे प्रॉफिट लॉस सही है ब्रांच का, और कैसे और चीजें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही है। डेप्रिसिएशन, मान लीजिए कोई मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा। अब हमने तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की, लेकिन यहाँ आपने ओपनिंग में मशीन दिखाई 1 लाख की, क्लोजिंग में यहाँ आपने मशीन दिखाई 90,000 की, तो 10,000 का डिफरेंस क्या हो गया, डेबिट हो गया ना, अपने आप आ गया। 10,000 1 लाख डेबिट, 90,000 क्रेडिट, तो 10,000 डेबिट क्या दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन। तो बहुत सारी चीजें यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए आप ये मत सोचना कि सर सेल के बिना प्रॉफिट कैसे आ गया। यहाँ सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक्सपेंसेस सारे आ ही गए, क्योंकि एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ही पे कर रहा है। एसेट का कोई लॉस भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, तरीका मैंने बताया। इसलिए ये अकाउंट दोनों का फुलफिलमेंट करता है कि ब्रांच को डेटर की तरह मान के उससे जो जो पैसा लेना है वो भी दिखा देते हैं, जितना अभी आना है वो भी दिखा देते हैं, और इस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस भी निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़ा अजीब अकाउंट है, थोड़ा डिफरेंट अकाउंट है। आपने कभी ऐसा नहीं किया कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप एसेट्स भी लिख रहे हो और उसी से आप प्रॉफिट लॉस भी निकाल रहे हो, ऐसा कभी नहीं किया। एक डिफरेंट तरह का अकाउंट है। हेड ऑफिस का काम हो गया कि ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकल गया, और ब्रांच के ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे जो उसे रिकॉर्ड करने थे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रांच अपने एंड पे क्या कर रही है, ब्रांच कितनी सेल कर रही है हेड ऑफिस को मतलब नहीं, कितना डिस्काउंट दे रही है, बैड डेट्स कर रही है हेड ऑफिस को मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज अपने आप यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, सिखा दिया हूं मैंने। ठीक है, एक दो चीजें और बता देता हूं। हेड ऑफिस की बुक में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बन गया। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच बता रहे हेड ऑफिस ने कितना गुड्स ब्रांच को भेजा, अगर रिटर्न हुआ था उतने अमाउंट से वो ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कम भी हो जाएगा। हेड ऑफिस इस गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को कहां से एडजस्ट करता है, अपनी परचेज में से। सोचो ना, मैं हेड ऑफिस, आप ब्रांच हो, मैंने आपको गुड्स दिया, तो मैं आपको गुड्स दूंगा कहां से, अरे जो मैंने खरीदा होगा वहीं से तो दूंगा। तो ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है, गुड्स सेंड कभी कभी काम पड़ जाए, नहीं पड़ता, ब्रांच अकाउंट बना रहे हो तब तो काम नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखिए, गुड्स सेंड टू जो ब्रांच का अकाउंट है, ठीक है, इज एडजस्टेड, इसको एडजस्ट किया जाता है फ्रॉम परचेजेस ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपनी परचेजेस में से इसको क्या करता है, एडजस्ट करता है। वेरी क्लियर। तो बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलती है, एक अकाउंट बनाया और आपका काम हो गया। हाँ, इसमें कभी कभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, जैसे मैंने कहा रेमिटेंस गायब कर देगा, तो रेमिटेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या, कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हो सकता है कभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर गायब कर दे, तो आपको वर्किंग नोट में डेटर का अकाउंट बनाना पड़ जाए, और डेटर का अकाउंट शायद हमको सबको बनाना आता है, वो वर्किंग नोट की बात है। हम यहाँ कोई डेटर का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग फिगर निकालने के लिए, मान लीजिए क्लोजिंग डेटर ही गायब कर दे। अब आप यहाँ क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस लिख रहे हो और क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर गायब कर दिया, तो हो सकता है वो क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ जाए, तो वो वर्किंग नोट की बात है। लेकिन मेन अकाउंट यही है जो हमें मेंटेन करना है। इससे हेड ऑफिस ने जो ब्रांच के लिए किया वो भी सब रिकॉर्ड हो गया, और ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस भी रिकॉर्ड